नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग ओजोन डिप्लीशन के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की जो सतह है उसके क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, एक खबर आई थी न्यूज़ में और हर एक जगह न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी हुई थी कि अंटार्कटिक में एक ओजोन छिद्र देखा गया है और इसका जो साइज है वो ब्राज़ील के साइज से भी बहुत बड़ा है और एक तरह से देखा जाए तो ये साइज भारत के साइज से भी बहुत बड़ा है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये ओजोन छिद्र की ओजोन जो सतह है उसके कार्य क्या हैं, मनुष्य के लिए यह किस तरह से और अन्य जीवों के लिए यह किस तरह से जरूरी है और किस तरह से मनुष्य के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो ओजोन सतह के क्षय के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ओजोन सतह है क्या। तो ओजोन सतह मुख्य रूप से ओजोन मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाई जाती है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर ओजोन जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और जहां पे जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये सतह मुख्य रूप से समताप मंडल में उपस्थित है और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से करीब 20 से 30 किलोमीटर मानी जाती है। हालांकि 20 से 22 किलोमीटर के बीच में माना जाता है कि ओजोन की जो सतह है वहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रण है, वो सबसे ज़्यादा है। इसे हम इस तरह से इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे नज़दीक की सतह है वो है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। और ट्रोपोस्फेयर के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। और ये जो समताप मंडल है, इसी समताप मंडल में आप मान सकते हैं कि यहाँ पे करीब 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन की जो परत है वो पाई जाती है। हालांकि इसका सांद्रण 20 से 22 किलोमीटर के बीच में ही सबसे ज़्यादा है और ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, अगर हम ओजोन देखें तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इन ओजोन मॉलिक्यूल्स की भूमिका क्या होती है। ये जो ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बने होते हैं और इनका ये विशेष गुण होता है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है उन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा है, वो पराबैंगनी किरणें हैं जिनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें हम अल्ट्रावायलेट लाइट को हम एक्स रेज और गामा रेज के साथ रखते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, स्किन कैंसर काउज कर सकती हैं और हम देखेंगे बाद में इनके क्या क्या गलत प्रभाव हो सकते हैं पृथ्वी पर अगर ये किरणें पहुंच जाए तो। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है वो कैसे इन किरणों को रोकता है। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट के प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट लाइट या पाराबैंगनी किरणें इनके प्रेजेंस में टूट जाता है और ये टूट करके O2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन एटम का निर्माण करता है और फिर से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम जुड़ करके ओजोन का निर्माण कर देते हैं, O3 का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में ओजोन मॉलिक्यूल टूटेगा, O2 मॉलिक्यूल बनाएगा प्लस ऑक्सीजन एटम बनाएगा और ये फिर और जो O2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम फिर से जुड़ करके ओजोन का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जिस दर से ओजोन टूटता है उसी दर से ओजोन वापस बनता भी है, जिस कारण से ओजोन का जो टूटने की क्रिया होती है वो उसके बनने की क्रिया के बराबर होती है और इस कारण से ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो समताप मंडल में बना रहता है और ओजोन का क्षय नहीं होता। अगर सब कुछ प्राकृतिक तरीके से हो रहा हो तो, हालांकि ऐसा नहीं है कि ओजोन सिर्फ समताप मंडल में ही पाया जाता है, ओजोन क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है और क्षोभ मंडल के निचले स्तरों पर भी ओजोन पाया जाता है, लेकिन वहां पे इसकी भूमिका अल्ट्रावायलेट लाइट को रोकने में नहीं होती। वहां पे एक
पॉल्यूटेंट की भूमिका निभाता है ये, और इसके द्वारा स्मॉग का निर्माण होता है, और इस तरह से ये हमारे लिए और दूसरे जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्षोभ मंडल में जिस ओजोन का निर्माण हो रहा है, हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो समताप मंडल में जो ओजोन है, जो ओजोन की सतह है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। सामान्यतः माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जैसे जैसे कि जब हम विषुवत रेखा पे रहते हैं तो ओजोन का जो लेयर होता है वो सबसे मोटा होता है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर क्या होता है कि ओजोन की सतह धीरे धीरे पतली होती जाती है। ओजोन का जो कंसंट्रेशन होता है उसे हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। डॉप्सन यूनिट, जहां पे ओजोन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे डॉप्सन यूनिट ज्यादा होंगे, और जहां पे कम होगा वहां पे कम होंगे। सामान्यतः देखा जाता है कि विषुवत रेखा पे जो ओजोन का कंसंट्रेशन होता है वो 425 से लेकर के 450 डॉप्सन यूनिट के आसपास होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वो घटते जाते हैं। और इसके जो सांद्रण है उसमें सिर्फ जो अक्षांश है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसके सांद्रण पर मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जब शीत ऋतु होती है, जब ठंडे का मौसम होता है, उस समय ध्रुवों पे जो ओजोन का कंसंट्रेशन होता है वो सबसे कम होता है। इस तरह से ओजोन का कंसंट्रेशन को दो चीजें प्रभावित कर रही है पृथ्वी पे, एक तो अक्षांश और दूसरा मौसम। नॉर्मली ये देखा जाता था 1985 के पहले लोग सोचते थे कि ओजोन लेयर का जो क्षरण है वो कभी नहीं होगा और ओजोन लेयर हमेशा बना रहेगा। 1985 में सबसे पहले 3 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ओजोन का जो सतह था उसमें जो छिद्र था उसे सबसे पहले अंटार्कटिक में डिटेक्ट किया। यह समय कब था? 1985। और उसके बाद से ही मनुष्य ने जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर के क्षय के लिए उत्तरदायी थे उनके बारे में जानना शुरू किया। आज हम उन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो ओजोन लेयर के क्षय के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसके अंतर्गत आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मेथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन। ये सब जो आते हैं ये पहली कैटेगरी में आते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी में है उसमें रखा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, N+O। हम इन दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। पहले हम देखने की कोशिश करते हैं जो पहली कैटेगरी है उसे, यानी CFC हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो गए। पहले हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनका उपयोग कहाँ पे होता है? इनका उपयोग हम रेफ्रिजरेशन यूनिट के रूप में करते हैं, शीतलक के रूप में करते हैं। कहाँ पे करेंगे? जैसे इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, AC में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। और हाल के समय में अगर आप देखेंगे तो विकसित देश जो ज़्यादा नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, जैसे कि कनाडा हो गया, USA हो गया, वैसे क्षेत्रों में इनका उपयोग और इनसे संबंधित कंपाउंड्स का उपयोग इंसुलेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। क्योंकि वहां पे ठंडा ज्यादा पड़ता है, तो ठंडा के मौसम में वहां पे जो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं उनके बीच में इंसुलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, ताकि अंदर का मौसम जो रहे वो ज्यादा ठंडा नहीं हो पाए। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो CFC है वो अपना काम कैसे करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत अस्थायी होते हैं। जब वो पृथ्वी के लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब वो क्षोभ मंडल में होते हैं, इतने ज़्यादा अस्थायी होते हैं कि ना तो ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये टूटते हैं।
और इसी परिस्थिति में ये करीब 50 से लेकर के 150 वर्ष तक रह सकते हैं। क्या होता है कि क्षोभ मंडल से धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जाते हैं। क्षोभ मंडल की जो सीमा है उसे ये क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे समताप मंडल में आ जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घटता जाता है। साथ ही साथ ये CFC अब एक ऐसे क्षेत्र में आ चुका है जहां पे ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं उनके डायरेक्ट एक्सपोजर में आता है। जब ये CFC अल्ट्रावायलेट लाइट्स के एक्सपोजर में आता है अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर में आता है तो इनके एक्सपोजर में आने के बाद ये टूट जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टूट जाते हैं और ये क्लोरीन एटम या क्लोरीन रेडिकल का निर्माण करते हैं। ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन के साथ कंबाइन करता है, Cl+O3, और ये निर्माण करते हैं क्लोरीन ऑक्साइड प्लस O2 का। यहां से जो क्लोरीन ऑक्साइड है, ये क्लोरीन ऑक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके Cl2 प्लस O2 का निर्माण करता है। यहां से हम देखेंगे कि जो एक प्राकृतिक क्रिया चल रही थी जिसके तहत पाराबैंगनी किरणों के कारण जो ओजोन था वो टूटता था और फिर से O2 और फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम मिलके ओजोन का निर्माण कर देते थे, यहां पे ये क्रिया बाधित हो जाती है। यहां पे क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो अब ऑक्सीजन को तोड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम यहां पे ये भी देखेंगे कि यहां पे जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन को तोड़ रहे हैं और रिएक्शन के अंत में इनका पुनः निर्माण भी हो जा रहा है। यहां पे जो क्लोरीन है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो यूज नहीं हो रहा है रिएक्शन में। शुरू में यूज हो रहा है लेकिन बाद में उसका फिर से निर्माण हो जा रहा है। और ये जो क्लोरीन होता है जो अंत में बन गया, ये फिर से दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ता है, फिर से दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। और इस तरह से जो एक क्लोरीन एटम है वो 10,000 से भी ज्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकता है। 10,000 से भी ज्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट करने में सक्षम है। और अगर हम ये तो हो गया क्लोरीन, और इसी तरह से जो ब्रोमाइड होते हैं, जैसे कि हमने देखा था मेथाइल ब्रोमाइड, यहां से जो ब्रोमीन एटम निकलेंगे उनकी तो क्षमता क्लोरीन से भी ज्यादा होती है। वो इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि वो क्लोरीन से भी 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लगभग एक ब्रोमीन एटम करीब 1 लाख से लेकर के 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट करने में सक्षम होता है। और ये लगातार इस क्रिया को करते जाते हैं, लगातार ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म करते हैं तब तक जब तक कि वो अपने रिजर्वायर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। जैसे कि उनका रिजर्वायर कौन होता है, तो हाइड्रोजन आयन या फिर NO2, उनके साथ वो कंबाइन करके, जैसे कि इस रिएक्शन के द्वारा हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनके रिजर्वायर्स का निर्माण कैसे होता है। जो ClO होता है वो NO2 के साथ रिएक्ट करके ClO का निर्माण करता है और वही इनका रिजर्वायर होता है। जब ये अपने रिजर्वायर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो इसके साथ मिलकर के एक अस्थायी बॉन्ड का ये निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद ये उससे फिर अलग नहीं होना चाहते। और वहां पे आकर के आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर की जो डिसोसिएशन की क्रिया है, उसके जो क्षय की क्रिया है, वो रुक जाती है। अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्षोभ मंडल में ये जो होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, मुख्य रूप से आप देखे होंगे रिलीज जो होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड,
ये किनके द्वारा रिलीज होते हैं? जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कुछ वो भी N2O को रिलीज करते हैं। N2O जब अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, जब ये क्षोभ मंडल को क्रॉस करके संताप मंडल में जाता है, तो यही नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है N-O। यही कहलाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। और आज के संदर्भ में देखा जाए तो धीरे धीरे, क्योंकि हम जितने भी CFCs थे और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स थे, उनका जो उपयोग था, उनके उपयोग को हम धीरे धीरे कम कर चुके हैं। इसीलिए आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इनकी जो भूमिका है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड की भूमिका है ओजोन के क्षरण में, वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो जो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, इनका भी ओजोन के साथ उसी तरह का रिएक्शन होता है जैसा हमने क्लोरीन का देखा था, और धीरे धीरे ये उसी प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन को खत्म करते जाते हैं। ठीक है, तो एक जो सवाल उठता है हमारे मन में, अक्सर उठता है कि किस तरह की जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पे क्यों हमेशा जो ओजोन होल देखा जाता है, जो छिद्र होते हैं, वो ध्रुवों पे ही देखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और किस तरह से जो ओजोन लेयर का क्षय होता है, उसमें आने वाले संदर्भ में कुछ जो स्टडीज़ की गई हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो समताप मंडल में जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का निर्माण होता है, और जो ध्रुवों पे पोलर वॉर्टेक्स होते हैं, उनकी भी अब भूमिका देखी जा रही है कि इनकी भी भूमिका होती है जो ओजोन लेयर होता है उसके छिद्र के निर्माण में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा पार्ट 2, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ध्रुवों पे ही क्यों, किस लिए जो ओजोन छिद्र है उसका ज़्यादा निर्माण ध्रुवों पे हो रहा है, और किस तरह से जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं और जो पोलर वॉर्टेक्स हैं उसकी भूमिका होती है इन छिद्रों के निर्माण में और ओजोन लेयर के क्षरण में। नमस्कार।